नमस्कार बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और सीधे रुख करेंगे मंत्री रविंद्र चौबे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रश्न करते हैं किस किस विभाग में कहां कहां नौकरी दी, उत्तर वो नहीं देते कि 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी, पीएससी 10 बार नहीं कर पाए। 10 बार 15 साल में 10 बार पीएससी की परीक्षा वो नहीं कर पाए थे। हम हर साल लोक सेवा आयोग की परीक्षा करते हैं। हर विभागों में, चाहे शिक्षक की बात हो, चाहे इरिगेशन के इंजीनियर्स की बात हो, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर्स की बात हो, लगातार वैकेंसी निकाली जा रही है, लगातार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आदरणीय मित्रों, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 3 साल में 4,80,576 लोगों ने कर्मचारी भविष्य निधि के पंजीयन में नई संख्या दर्ज हुई है। इसका मतलब है, ये संख्या है जिसके आंकड़े ये साबित करते हैं हमने छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। बहुत सारी बातें हैं। भाजपा के राज में भी छत्तीसगढ़ में आपने कहा था बेकारी भत्ता देंगे, 2003 में आपने कहा था, 2003 में कहा था हर आदिवासी परिवार को एक नौकरी देंगे। अब उनको जर्सी गाय भी देंगे। अब उनको उनकी याददाश्त को पूरेदेगा कौन? रमन सिंह जी तो विस्मृति लोक का शिकार हो चुके हैं, लेकिन जब उनकी नई टीम आ गई है तो उनको पूछना पड़ेगा और बताना पड़ेगा ना कि 15 साल आपने भी कहा था बेकारी भत्ता देंगे, रोजगार देंगे, आदिवासी बच्चों को नौकरी दिया जाएगा, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे, तो डेयरी उनके दुग्ध पालन के लिए गैया उपलब्ध कराया जाएगा। आपने कुछ नहीं दिया। तो आदरणीय मित्रों, ये आंदोलन केवल भाजपा के हाईकमान जिसको कहते हैं उच्च नेतृत्व को, उनमें पदों का परिवर्तन हुआ है। नए नेता प्रतिपक्ष आ गए हैं, नए प्रभारी आ गए हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष भी आ गए हैं। तो कुल मिला के दिखाने का अवसर है। हम लोगों ने कोई आंदोलन किया है, लेकिन आंदोलन के स्थल के चयन से ही उनकी मानसिकता झलकती है कि आंदोलन का स्वरूप कितना बड़ा हो सकता था। इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि कुल मिला के पूरा आंदोलन निरर्थक आंदोलन है। अब मैं आदरणीय डॉक्टर डहरिया साहब से आग्रह करूंगा, सब वो भी आपको संबोधित करेंगे। धन्यवाद भैया। आदरणीय हमारे नेता रविंद्र चौबे जी, कृषि मंत्री भाई सुशील आनंद शुक्ला जी, भाई आरपी भाई, हमारे अमरजीत रवि भाई, घोष जी, सुबोध जी और हमारे वर्मा जी, हमारे पत्रकार साथियों, जिस तरह के दुर्गावती पुरेंद्रेश्वरी और श्यामलाल जी के आने के बाद जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गर्त में जाने वाली है। हमारे नेताओं का जिस तरह से नरसंहार झीरम के समय हुआ है, आज दुर्गावती पुरेंद्रेश्वरी जी बोल रही है कि मुख्यमंत्री जी के सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। क्या वो इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं कि जिस तरह राजीव गांधी जी को बम से उड़ाया गया, उसी तरह से कोई घटना यहाँ करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? झीरम कांड में हमारे पूरी एक कांग्रेस की पीढ़ी को खत्म करने वाली भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का फासिस्टवादी विचार निश्चित रूप से निंदनीय है और दुर्गावती पुरेंद्रेश्वरी जी को इसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और अब भोपाल से खबर है, जहां पर विदिशा के दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज और फिर विदिशा जाएंगे सीएम शिवराज। विदिशा के कोरवाई का करेंगे दौरा, भिंड, मुरैना और चंबल क्षेत्रों का भी करेंगे हवाई सर्वे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज विदिशा के दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं, हवाई दौरा करने वाले हैं, जहां भिंड, मुरैना और चंबल क्षेत्रों का भी हवाई सर्वे करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सीएम हवाई सर्वे कर रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है।
तो जमीनी स्तर पर सर्वे करना काफी मुश्किल होगा और इसके चलते हवाई सर्वे के दौरान ये देखा जा रहा है कि कहां पर पानी का स्तर कितना बढ़ा हुआ है, किस तरीके के क्षेत्रों के हालात हैं। और अब सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता रंजना दुबे लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आप हवाई सर्वे कर रहे हैं और आज विदिशा के दौरे पर हैं। जी रेनू, बिल्कुल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल भी बाढ़ प्रभावित जिलों में पहुंचे थे, जिसमें विदिशा, गंजवासोदा और कुरवाई का उन्होंने दौरा किया था। और आज भी मुख्यमंत्री विदिशा और कुरवाई के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं और वहां पर जिस तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, बाढ़ के जो हालात हैं उसकी खुद जानकारी ले रहे हैं और जिस तरीके से लोगों को जो सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है या फिर जो राहत शिविर बनाए गए हैं वहां पर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं और लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, उनका हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों के सामने अभी जिस तरीके से हालात हैं, जिस तरीके की समस्याएं हैं, उसको भी सीएम जाकर खुद जानने की कोशिश कर रहे हैं। जल्द से जल्द तमाम जो समस्याएं हैं उनको और राहत कार्य में तेजी लाने और तीव्र गति से जो राहत पहुंचाने के जो दिशा निर्देश है वो भी लगातार अधिकारियों को दे रहे हैं। कल रेनू हमने देखा था तस्वीरों में कि सीएम खुद नाव पर बैठकर रेस्क्यू कर रहे थे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे थे। कुछ इसी तरह से आज सीएम पहुंचेंगे विदिशा और कुरवाई और वहां पर बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनसे चर्चा भी करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा जो नुकसान है वो हुआ है भारी बारिश के चलते। और इसके बाद लगातार वहां पर जो भोजन की क्या व्यवस्था है, खाने पीने के क्या इंतजाम हैं और वहीं पर अगर किसी को हेल्थ से संबंधित कोई इश्यू है तो क्या तुरंत वहां पर जो स्वास्थ्य को लेकर इलाज तुरंत मुहैया कराई जा रहा है या नहीं, इसको लेकर भी सीएम जो जमीनी स्तर पर पहुंचकर इस वस्तु स्थिति से खुद ब खुद जानेंगे और अधिकारियों को जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए हैं आगे भी उसी तरह से लगातार वो दिशा निर्देश दे रहे हैं काम में और ज्यादा तेजी लाने को लेकर। और दूसरी तरफ सीएम भिंड, मुरैना और चंबल क्षेत्र का आज हवाई दौरा भी करेंगे और वहां पर क्योंकि बाढ़ के चलते जो चंबल नदी उफान पर है, शिवपुर का राजस्थान से संपर्क टूट गया है और कई जो सड़क मार्ग हैं वो भी अभी फिलहाल कई गांवों से उनका संपर्क टूटा हुआ है और करीब 53 गांव ऐसे हैं जो कि बाढ़ के चलते प्रभावित हुए हैं। और ऐसे में जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानियां हुई हैं, तो लोगों को तमाम जो परेशानियां हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जा सके और आर्थिक सहायता है वो भी लोगों तक मुहैया कराई जा सके। जो तमाम जो सुविधाएं हैं, चाहे वो खाने के पैकेट हों, दवाइयां हों और दूसरी जो जरूरतें हैं वो भी जल्द से जल्द पूरी करी जा सके, इसको लेकर आज सीएम जमीनी खुद धरातल पर पहुंच रहे हैं और सारी जो स्थिति है उससे रूबरू भी हो रहे हैं और खुद राहत और बचाव कार्य में भी जुट रहे हैं सीएम। रेनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का हम रुख करेंगे। आय से 650 गुना संपत्ति के मालिक जबलपुर को एआरटीओ पर कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर दी गई। एआरटीओ संतोष पाल को हटाकर उन्हें संभागीय उप परिवहन आयुक्त दफ्तर में किए गए तैनात कर दिया गया और उनकी जगह अब नरसिंहपुर आरटीओ को मिला जबलपुर का अतिरिक्त प्रभार। लेकिन इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि ना सस्पेंशन ना कोई बड़ा एक्शन, सिर्फ एआरटीओ की कुर्सी वापस ली गई और कहीं और अटैच कर दिया गया। ये हाल तब है जब ईओडब्ल्यू की रेड में संतोष पाल के पास करीब 300 करोड़ की अकूत संपत्ति का खुलासा हो चुका है। संतोष पाल को नेताओं और परिवहन विभाग का चहेता माना जाता है। जाहिर है ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि संतोष पाल को कौन बचा रहा है। ईओडब्ल्यू की बड़ी रेड से पहले भी संतोष पाल के खिलाफ लगातार शिकायतें मिलती रही थी, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। संतोष पाल करीब 4 सालों से जबलपुर में पदस्थ रहे। आरोप है कि इनके कई रिश्तेदार भी आरटीओ के विभिन्न कामों में ठेका और पार्टनरशिप में शामिल हैं। बीते सालों में संतोष पाल के खिलाफ कई मामले सामने आए, जिनमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र, ऑटो चालक को गांजा बेचने के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, परमिट सहित वीआईपी नंबर्स की मनमानी फीस वसूलना और कमीशन लेने जैसे आरोप भी लगे। एआरटीओ के पद पर रहते हुए संतोष पाल ने करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति जुटाई, लेकिन तमाम शिकायतों के बावजूद उन्हें जबलपुर से कोई टस से मस नहीं कर सका या फिर करना नहीं चाहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आरटीओ संतोष पाल को कौन बचा रहा है। तो वाकई में सवाल यही है और आप एक तस्वीर भी देख पाएंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर। लग्जरी कारों का कलेक्शन, बंगले में स्विमिंग पूल और कई महंगे सजावटी सामान घर के अंदर से आप देख पाएंगे।
और इसके बाद सवाल यही है कि इतने बड़े खुलासे के बाद, संपत्ति जानकारी के बाद जो अवैध है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? सीधे रुख करेंगे जबलपुर से संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए। प्रतीक, लग्जरी आइटम्स, लग्जरी गाड़ियां, बंगला, स्विमिंग पूल, सब कुछ मिला, पहले से शिकायतें भी रही, उसके बावजूद सिर्फ लाइन अटैच कर दिया गया, कोई कार्रवाई, कोई कठिन कार्रवाई नहीं इस पर? देखिए रेणु, बिल्कुल हाल ही का ये जो छापा रहा ईओडब्ल्यू का, इसको प्रत्यक्ष को आखिर प्रमाण क्या, बाकायदा ईओडब्ल्यू ने एक लेटर जारी करा। लेटर में स्पष्ट लिखा है आय से 600%, 650 गुना नहीं रेणु, 650% आय से अधिक संपत्ति मिली। तस्वीरें सामने आई, स्विमिंग पूल, बकायदा एक बढ़िया होम थिएटर, जो से लाखों रुपए की कुर्सी जिसमें रखी हुई थी, तमाम ऐसे आधुनिक संसाधन मिले। 10,000 वर्ग फीट पर आलीशान मकान निर्मित पाया गया, जिसकी मौजूदा कीमत करीब 4 से 5 करोड़ रुपए हो सकती है। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई कर ली। करीब 5 दिन बाद ले देकर कार्रवाई हुई, तो वो भी ये हुई कि आरटीओ के प्रभार से उन्हें मुक्त किया गया और संभागीय उप परिवहन कार्यालय में पदस्थ कर दिया गया। यानी निलंबन की कार्रवाई भी यहां पर नहीं की गई और कार्रवाई होने में, यानी लेटर आने में भी 5 से 6 दिन का वक्त लग गया। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल आखिर ये खड़ा हो रहा है कि जब आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है, यानी प्रामाणिकता कहीं ना कहीं साबित हो गई है कि आय से अधिक संपत्ति कहीं ना कहीं थी। ईओडब्ल्यू ने अपने छापे में बकायदा जो 16 लाख रुपए घर से मिले थे, उसमें एक आकृति ईओडब्ल्यू की भी बनाई थी, जो कहीं ना कहीं एक प्रदर्शक थी कि भ्रष्टाचार के एक बड़े कहीं ना कहीं जो खेल खेलता था, एक बड़े व्यक्ति को अपने कब्जे में ईओडब्ल्यू ने लिया है। इसके बावजूद भी, इतनी बड़ी कार्रवाई होने के बाद भी आखिर सस्पेंशन ना होना, तो बेशक अब तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। विपक्ष विशेष तौर पे इस पूरे मसले पर सवाल उठा रहा है कि आखिर किनकी मेहरबानियों पर एआरटीओ संतोष पाल हैं और आखिर क्या वजह है कि उनकी कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। एक और खास बात यह रीनू कि ईओडब्ल्यू ने अब तक इनकी प्रॉपर्टी का फाइनल वैल्यूएशन भी नहीं किया है। आखिर 7-8 दिन बीत गए हैं, ईओडब्ल्यू की कार्रवाई क्या कोई रुक गई है, कोई दबाव है, क्या वजह है कि ईओडब्ल्यू अब तक फाइनल वैल्यूएशन नहीं कर पाया है? या तो इसका मतलब यह है कि इतनी अकूट संपदा है कि थक गई है, या सांसें फूल रही है ईओडब्ल्यू की संपत्ति का आकलन करने में। जो भी हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ सा दिख रहा है या समझ में आ रहा है, ऐसा विपक्ष का कहना भी है और सोशल मीडिया में भी जमकर इस पूरे मसले को ट्रोल किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इतनी अकूट संपत्ति मिलने के बाद यदि इस पर कोई उचित और कठोर कार्रवाई नहीं होती, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ बड़ा कनेक्शन, कोई बड़ा झालमेल तो है ही। प्रतीक, रुकिए, आप लगातार बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी भी जुड़ गए हैं। अजय जी, 650 गुना ज्यादा संपत्ति यहां पर मिली है और उसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसी कार्रवाई नहीं जिसको वाकई में देखकर लगे कि हाँ ठीक है, कार्रवाई हुई है, समझ में आया। ईओडब्ल्यू ने मामला भी दर्ज कर लिया, उसके बावजूद टस का मस नहीं, सिर्फ उनको लाइन अटैच कर दिया गया, कोई सस्पेंशन नहीं। कैसे देखते हैं आप इस मामले को? देखिए रेणु जी, जिस तरह से जबलपुर में एआरटीओ के घर पर छापा पड़ा और इस तरह की संपत्ति पाई गई, ये मध्य प्रदेश में केवल एक जंगी मात्र है। भ्रष्टाचार तंत्र सरकार का, सिस्टम का तंत्र बन गया है। सभी विभागों में इसी तरह के हालात हैं और इस तरह का तंत्र सरकार के संरक्षण में चला है। अन्यथा 300 करोड़ की संपत्ति एक छोटे अधिकारी कर्मचारी के पास पाई गई और उसके ऊपर कार्रवाई न हो, स्पष्ट प्रमाणित करता से जुड़े हुए लोगों का संरक्षण है और ऐसी कार्रवाई का हिस्सा सरकार में बैठे हुए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसलिए वही लोग इस तरह के भ्रष्टाचार तंत्र को संरक्षण दे रहे हैं और भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई बचा रहे हैं। यहाँ तक कि अभी तक छापा करने के बाद उनकी फाइनल रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई को भी प्रभावित करने की तैयारी प्रारंभ हो गई है, क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट में इतनी बड़ी संपत्ति, बड़े बड़े संपत्ति का जिस तरह से रहन सहन दिखाया गया, घर के अंदर जिस तरह के होम थिएटर जैसी सुविधाएं, इस तरह का भव्य भ्रष्टाचार तंत्र के किसी कर्मचारी की हो नहीं सकते। इसलिए भ्रष्टाचार तो प्रमाणित है और सरकार है, तो भ्रष्टाचार में मिली हुई भ्रष्टाचार तंत्र को भी महिला सरकार भ्रष्ट अधिकारी को बचा रही है। जी अजय जी, आप लगातार जुड़े रहिए। आप बीजेपी से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम, और प्रतीक आपके पास आते हैं यहाँ पर। जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि पहले से भी कई सारी शिकायतें मिलती रही हैं, अवैध जो कार्य होते हैं उनमें संलिप्त पाए गए हैं, जैसे कि लाइसेंस देना रजिस्ट्रेशन के लिए और छोटे आरोपों में फंसा देना, गांजा तस्करी का भी एक मामला सामने आया था इनसे जुड़ा हुआ, परमिट सहित वीआईपी नंबर्स की मनमानी के हिसाब से पैसे वसूली करना, ये तमाम शिकायतें पहले से मिलती रहीं। उसके बावजूद कभी कोई ये मामला उजागर हुआ नहीं है, सामने इतना अच्छे तरीके से सामने आया नहीं था कि इस पर कार्रवाई हो।
अगर जाति प्रमाण पत्र की बात हुई, तकरीबन 10 साल पहले ये मामला सामने आया था जब वो पद पर आए थे। उनकी जाति प्रमाण पत्र को लेकर के कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन वो मामला भी कहीं ना कहीं दबसा गया या संभवतः उसमें कहीं ना कहीं उन्हें क्लीन चिट मिल गई। उसके बाद लगातार उनकी स्थापना के दरमियान जो शासकीय कार्य होते हैं उसमें अनियमितताओं के आरोप लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जाकर जिस ईओडब्ल्यू ने ये पूरी कार्रवाई की है, तकरीबन 1.5-2 साल पहले से ही इनकी शिकायतें ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई जब नहीं की गई तो स्पेशल कोर्ट में एक परिवाद दायर किया। जी बिल्कुल प्रतीक, आपको रोकना चाहेंगे और इसी बीच एक और अहम खबर इसी से एक खबर, बड़ी खबर है जहां पर कांग्रेस ने कार्रवाई पर सवाल भी उठाए हैं, जहां पर पीसी शर्मा ने कांग्रेस के इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए भी। संतोष पाल पर जिस तरीके से कार्रवाई नहीं की गई है या यूं कहें कि सिर्फ लाइन अटैच कर दिया गया है, इसके चलते विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने इसे आड़े हाथों लिया है। आरटीओ के यहाँ थिएटर है, स्विमिंग पूल है और जिसकी आय जितनी तनख्वाह नहीं मिली है उससे कई गुना उसके मकान और आलीशान बिल्डिंगें हैं। समझ में आता है जब ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं हो सकती, भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला सामने आया है तो किस पे होगी भाई? इसको तो अभी तक सस्पेंड करके टर्मिनेट करना था और कानूनी कार्रवाई होना थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसको संभागीय कारण में अटैच कर दिया है। ये इस मामले को आज हमारी बैठक में जो सीनियर ऑफिसर्स आएंगे उनसे पूछेंगे, उनसे सवाल जवाब करेंगे इस बात पे कि ये सब कुछ सामने आने के बाद एक जांच एजेंसी ने सब चीज़ें ओपन कर दी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? और इस पर नहीं होगी तो फिर इसका मतलब कोई किसी से उस पर कार्रवाई हो नहीं सकती। वैसे ही आरटीओ और यातायात विभाग बदनाम है और जब कोई चीज़ पकड़ में आई तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो सुना आपने पीसी शर्मा जिनका ये कहना है कि विधानसभा की पीएसी समिति की बैठक में भी पूरा मामला कांग्रेस रखेगी। सीनियर अधिकारियों से पूछा जाएगा कि आखिरकार इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। और हमारे साथ भोपाल से संवाददाता वासु चौरे और साथ ही हितेश वाजपेयी जी भी बीजेपी से जुड़ गए। तो पहले तो वासु आपके पास आते हैं, आप बहुत बड़ा मामला उजागर हुआ है। देखा जा रहा है कि 650 गुना ज्यादा संपत्ति, तकरीबन 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सामने आई है। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ लाइन अटैच कर देना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि या तो कोई बड़ा हाथ है इन पर, या तो यूं कहें कि कोई कार्रवाई करना नहीं चाह रहा है या डर रहा है संतोष पाल के खिलाफ कार्रवाई करने से। वासु, बिल्कुल रीनू, देखिए जिस तरीके से जबलपुर आरटीओ संतोष पाल की संपत्ति का संपत्ति उजागर हुई, आय से कई ज्यादा अधिक जो संपत्ति है वो निकलकर सामने आई थी। और जब से ये पूरी कार्रवाई हुई है इस मामले को लेकर सियासत जो है वो लगातार जारी है। कांग्रेस लगातार इस पूरी कार्रवाई पर सवाल भी खड़े कर रही है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप जो लगातार कांग्रेस सरकार पर लगाती रही है, सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा करने का कांग्रेस को बड़ा मौका मिल गया है। और पीसी यानी कि पब्लिक अकाउंट, पीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है उसकी बैठक में आज यातायात मामलों के संबंध में वो बैठक होने जा रही है। विधानसभा में बैठक लगभग शुरू हो चुकी है और कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा की पीएसी कमेटी के सामने भी रखने जा रही है। ये बड़ा बयान पीसी शर्मा ने दिया है और अकाउंटेबिलिटी तय हो, ये कांग्रेस ने मांग की है। जब इतने भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती तो फिर कैसे भ्रष्टाचार पर काबू पाया जाएगा? ये तमाम सारे जो सवाल है वो कांग्रेस ने खड़े किए हैं। संभागीय कार्यालय अटैच करने का बिल्कुल वासु, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं। हितेश जी, सवाल यही है कि इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद कोई कठोर कार्रवाई नहीं होना, सिर्फ लाइन अटैच कर देना। अजय जी का ये कहना है कि या तो इतनी अकूत संपत्ति है कि ईडी गिनते गिनते थक गई है या गिन नहीं पा रही है। जो लोग कानून को समझते हैं वो आपको बता देंगे, मैं भी कोशिश करता हूँ बताने की। जी, ये राज्य की केंद्र की सरकारी एजेंसी भी हैं जिन्होंने शिकायत मिलने पे और लंबे समय मॉनिटरिंग करके छापा डाला है, इसीलिए सरकार कार्रवाई कर रही है। अब इसके बाद जो भी इसका रिपोर्ट तैयार होगी उसके आधार पर क्रिमिनल चार्जेस दर्ज होंगे, जिसकी आप बात कह रही हैं सीआरपीसी के तहत। और जब क्रिमिनल चार्जेस दर्ज होंगे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत, तब इनके ऊपर गिरफ्तारी जमा होगी।
अभी जो कार्रवाई हुई है ये विभागीय कार्रवाई कहलाती है। विभागीय कार्रवाई में किसी भी अधिकारी कर्मचारी के ऊपर जो सिविल सेवा अधिनियम के तहत आता है, यदि ऐसी कोई भी कार्रवाई होती है तो उसे उस स्थान पर नहीं रखा जाता। सबसे पहले ये काम किया जाता है जिससे कि वो साक्ष्यों के ऊपर कोई हस्तक्षेप न करे। फिर जैसे ही ये एजेंसीज की कार्रवाई संभव बनेगा जिसके आधार पर चार्जशीट तैयार होगी और उसके आधार पर फिर विभिन्न धाराएं लगकर इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। ये तो हो गई साहब समझने वाली बात, सब समझते हैं इसको। दूसरी बात जो रेणु जी आपने कही है मैं बहुत इम्पोर्टेंट है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पीसी शर्मा जी, फिर ध्यान से सुनिएगा, पैसा लेकर वो दबा देते हैं। ये पद क्यों दिया जाता है पता है आप? ये गाड़ी में घूमने के लिए, डीजल भराने के लिए, चोरी करने के लिए नहीं दिया जाता कि भाई किसी प्रकार की कोई प्रशासकीय शिकायत आ रही है, अनियमितता आ रही है तो उसके ऊपर एक्शन लेना। इसके लिए लोक लेखा समिति होती है। ये सो रहे हैं और जब कभी शिकायत आती है तो फिर सुन लीजिए ध्यान से, ये उनका पैसा ले लेते, टैक्स ले लेते, दबा देते, कांग्रेस ही है ये जी। जबकि हमारी एजेंसी काम कर रही है। पीसी शर्मा जी एक शिकायत का बता दें किसी के प्रति उनने एक्शन लिया हो। हितेश जी, ये जो पूरा मामला अभी संतोष पाल से जुड़ा हुआ सामने आया है, इस पर जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, ये आप आश्वस्त करते हैं कि इस पर कार्रवाई होगी? अभी जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो होगी अभी? मैं सहमत हूँ। आप कांग्रेस को भूल जाइए, क्यों भूल जाइए? क्योंकि कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं जी, तो इसीलिए प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि कारक ही हम लोग है ना, हम ही लोग को निकाल रहे हैं उसको अंदर से बाहर बिल में से। अच्छा। लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ पीसी शर्मा ने लोक लेखा समिति के कॉन्स्टिट्यूशनल अध्यक्ष के रूप में क्यों पैसा खा जाते हैं शिकायतों के लिए? जी जी हितेश जी, ये आप आश्वस्त करें कि कार्रवाई होगी, इस पर ही अभी फिलहाल रुकना होगा क्योंकि आगे इंतजार भी करना है कि कब तक कार्रवाई होती है और कैसी कार्रवाई होती है। शुक्रिया आप सभी कम से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आज आपने देखा ये पूरा बड़ा मामला, हितेश जी का ये कहना है कि इस पर कार्रवाई होगी और जरूर होगी। अगली खबर है, बीजेपी आज रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। बड़ी संख्या में बीजेपी युवा मोर्चा के लोग सीएम हाउस का घेराव करने निकलेंगे और बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर 50 से अधिक स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। वहीं 14 स्थानों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। बीजेपी की ओर से प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया गया है। वहीं हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। कई प्रमुख मार्गों को परिवर्तित करने की वजह से आम लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। बैरिकेड्स लगाने के लिए जगह जगह सड़कों को खोदा जा रहा है। तो आप ये देखिए कि आज बीजेपी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के लोग सीएम हाउस का घेराव करने निकलेंगे। बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर 50 से अधिक स्थानों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता अवधेश, लाइव जुड़ गए। अवधेश, रायपुर में आज बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है बीजेपी का, तमाम तैयारियां की गई हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं रोकने के लिए। सीएम हाउस के घेराव की जो तैयारी की है बीजेपी ने, इस वक्त क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या हलचल है? अरे भ्रष्टाचार का पैसा होता है तो रोज जन्मदिन बनता है। बिल्कुल, देखिए तस्वीर सीधी दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि ये मंच तैयार है, मंच पे नेता पहुंच चुके हैं। तमाम जो नेता है वो पहुंचे हुए, जो मेन नेता है जो डी पुरंदेश्वरी है या फिर बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तकरीबन 1:15 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद एक सभा के बाद यहाँ से मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेंगे। मंच तैयार है, लोग तैयार है, नेता आ चुके हैं और जो कार्यकर्ता है वो भी तैयार है। इमरान से कहेंगे कि जरा एक बार वो भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से जो लोग हैं, जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी जो लोग पहुंचे हुए हैं और यहाँ आने के बाद जो है वो सभा में शामिल हो रहे हैं। इस सभा के बाद जो तमाम जो लोग हैं वो कूच करेंगे सीएम हाउस की तरफ। रीनू, पूरी तैयारी हो चुकी है, न केवल बीजेपी की बल्कि प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ये तैयारी कि उन्हें रोका जाए कैसे भी करके सीएम हाउस तक वो न पहुंचे, इसकी जो पूरी जो तैयारी है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। 50 से अधिक जगह पे बैरिकेडिंग की गई है, 50 से अधिक जगह में बैरिकेडिंग की गई है, 4 जगहों पे बड़ी बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ तक कि जो घड़ी चौक है वहां पे तो कंटेनर लगा के रास्ते को बंद किया गया है ताकि जो प्रदर्शनकारी है वो सीएम हाउस की तरफ ना पहुंच सके। सभा चालू हो चुका है, सभा में जो अलग अलग नेता है वो संबोधित कर रहे हैं। बस इंतजार किया जा रहा है सभा के समापन के बाद। इस सभा के समापन के बाद जो नेता और कार्यकर्ता है वो यहाँ से तकरीबन 200 मीटर दूरी पे सीएम हाउस। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, तस्वीरें भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।